हम बात करते हैं राशियों की। किसी भी जन्म कुंडली का विश्लेषण करते समय हमें राशियों की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैंने आपको 12 राशि के बारे में बताया था। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों चर राशि की। चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि। इसका प्रयोग कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें इसका ज्ञात होता जाएगा इसमें कहाँ प्रयोग करना है। तो दोस्तों चर राशि मतलब चलायमान। अगर मैं चर राशि की बात करूं दोस्तों, चर राशि में 1, 4, 7, 10, जैसे मैंने आपको बताया था कि राशि के साथ में आपको नंबर याद करना है। एक राशि, एक नंबर मतलब कि मेष राशि, 4 नंबर मतलब कर्क राशि, 7 नंबर मतलब तुला राशि, 10 मतलब मकर राशि। 1, 4, 7, 10 राशि ये क्या है, चलायमान राशि, चर राशि है। इसका एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी, ये मत एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। कोई व्यक्ति अगर आपसे आके पूछता है कि मेरे पास समस्या ज़्यादा है, मैं रोग से ज़्यादा ग्रस्त हूँ, मैं ऋणी हूँ, मेरे पास कर्जे ज़्यादा है, तो क्या है जल्दी समाप्त हो जाएगा? तो आप छठवें षष्ठ भाव को आप देखिए कि षष्ठ भाव में चर राशि है कि स्थिर राशि है, द्विस्वभाव राशि है। चर राशि है तो आप उसको ये बोल सकते हो कि चलायमान है, जल्दी खत्म हो जाएगा, आपका कर्जा, आपका ऋण जो भी है वो जल्दी समाप्त हो जाएगा। अगर स्थिर राशि है, नहीं है, लंबे समय तक चलने वाला है। द्विस्वभाव है तो उस समय उस भाव को आप बता नहीं सकते, जल्दी भी खत्म हो सकता है और लंबे समय तक भी रह सकता है। वह डिपेंड करता है कि ग्रह की स्थितियों पे, ग्रह के गोचर पे किसकी दृष्टि है, क्या है, उस पर बात करेंगे। जैसे थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे एक उदाहरण दिया। तो दोस्तों चर राशि जो है अपना 1, 4, 7, 10, मेष, कर्क, तुला, मकर, अपना ये चर राशि है। स्थिर राशि है 2, 5, 8, 11, वृष, सिंह, इसके बाद आपका ये वृश्चिक और यहाँ पे कुंभ। इसके बाद द्विस्वभाव राशि में कौन सी आती है, मिथुन आती है, कन्या आती है, धनु आती है और मीन आती है। तो जब भी कोई आप कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो आगे प्रयोग होगा। बस अभी आप इसको नोट डाउन करके तो सीखिए कि चर, स्थिर और द्विस्वभाव क्या है। तो जब आगे हम प्रयोग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हमने इसको पढ़ा था, हमको यहाँ इसको प्रयोग करना है। इसके बाद दोस्तों अपने पास आता है कि पूर्व दिशा को कौन सी राशि निर्धारित करती है। पूर्व दिशा में कौन सी राशि होती है? पूर्व दिशा में दोस्तों 1, 5, 9, 1, 5, 9 मतलब कि मेष, सिंह और धनु पूर्व दिशा की राशि है। इसकी जो तत्व है यह अग्नि तत्व है। दक्षिण दिशा में दोस्तों 2, 6, 10 मतलब कि वृष, कन्या और यहाँ पे आपका मकर, यह पृथ्वी तत्व राशि है। यह दक्षिण दिशा को इंडिकेट करती है। पश्चिम दिशा में 3, 7, 11 मतलब मिथुन, तुला और कुंभ, यह वायु तत्व राशि है। इसके बाद उत्तर दिशा में 4, 8, 12 यह जल तत्व राशि है, मतलब कि कर्क, वृश्चिक और मीन। दोस्तों अगर आपने देखा होगा कि ये वायु तत्व, जल तत्व क्या कैसे हैं, अगर आप देखेंगे 4 कर्क, केकड़ा जल में रहता है, 8 वृश्चिक यह जल तत्व राशि है, 12 मीन मछली यह जल तत्व राशि है। वैसे 1, 5, 9 यह अग्नि तत्व राशि है, 2, 6, 10 यह पृथ्वी तत्व राशि है, 3, 7, 11 वायु तत्व राशि है। 12 राशियां हैं। अगर 12 राशियों के सिंबल को आप देखेंगे तो सिंबल देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि यह अग्नि तत्व है, यह वायु तत्व है और यह जल तत्व है। तो दोस्तों अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अभी हम इसको कहाँ पे प्रयोग करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे। अभी जो आपको बताया जा रहा है उसको आप केवल ध्यान से सुनिए, समझिए और नोट डाउन करिए। जैसे हम आगे प्रयोग करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि मैंने इसको पढ़ा था, अब इसको मुझे यहाँ पे प्रयोग करना है। दोस्तों ग्रहों की अवस्था, अब यह एक नया शब्द आपके लिए आया कि ग्रहों की अवस्था। दोस्तों ग्रहों की अवस्था में क्या होता है, वृद्धि या मृत अवस्था। मैंने इससे पहले आपको डिग्री बताया था कि हर राशि को 30 डिग्री मिलता है। 12 राशियां हैं। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो 360 डिग्री को 12 भागों में विभाजित किया जाता है। तो 12 × 30 = 360 होता है। तो उसके हिसाब से दोस्तों जब भी कोई ग्रह 0 से 5 और 26 से 30 के बीच में होगा, 0 से 5 डिग्री और 26 से 30 डिग्री के बीच में होगा, तो मतलब वह वृद्ध है या तो मृत अवस्था में माना जाएगा। इसके बाद बाल अवस्था दोस्तों, जब कोई ग्रह किसी भी राशि में 6 से 10 और 21 से 25 हो, उसे बाल अवस्था कहेंगे, उस ग्रह की बाल अवस्था कहेंगे। युवा अवस्था दोस्तों 11 से 20, जब भी कोई ग्रह किसी भी राशि में 11 अंश से लेकर 20 अंश तक हो, 11 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक हो, तो उसे युवा अवस्था कहेंगे।
इसका प्रयोग आगे होगा। अभी सिर्फ आप इसको समझिए, इसको नोट डाउन करिए। जब आगे प्रयोग होगा, डिग्री का प्रयोग होगा, वृद्धावस्था, बाल अवस्था, युवावस्था का प्रयोग होगा, तब आप समझेंगे। क्योंकि कुछ कार्य बच्चे कर सकते हैं, कुछ कार्य वृद्ध कर सकते हैं, और जो एकदम से डूबा हुआ है वो कौन सा काम कर सकता है, वह निर्भर करता है ग्रहों के राशि और दृष्टि पर। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूँ इसको, तो आपके लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि वृद्ध एवं मृतावस्था 0 से 5 और 26 से 30, बाल अवस्था 6 से 10 और 21 से 25, युवावस्था 11 से 20। तो यह ग्रहों की अवस्था है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ग्रहों का उदय और अस्त। कौन से ग्रह कब उदय होते हैं और कब अस्त होते हैं। अक्सर जब आप ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो आप बोलते हैं कि मंगल अस्त है, बुध अस्त है, गुरु अस्त है। अस्त का मतलब क्या है दोस्तों? अस्त का मतलब यह है दोस्तों, जब भी कोई ग्रह सूर्य के करीब, ज्यादा करीब आ जाता है तो वह ग्रह अस्त हो जाता है। इसी ग्रह को अस्त कहते हैं। अब इसका एक डेफिनेशन है, इसका एक नंबर है कि कौन ग्रह कितने, सूर्य से कितने दूरी रहने पे अस्त होता है, कितने दूरी रहने पे उदय हो जाता है। जैसे कि चंद्रमा से और सूर्य का डिस्टेंस अगर 12 डिग्री या 13 डिग्री का है तो मतलब कि चंद्रमा अस्त नहीं है। यदि 12 डिग्री है तो चंद्रमा अस्त हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी एक राशि में सूर्य 25 डिग्री के हैं, चंद्रमा 10 डिग्री के हैं, तो 25 में से 10 माइनस करेंगे तो 15 डिग्री का गैप आ रहा है, मतलब कि चंद्रमा अस्त नहीं है। यदि सूर्य वहीं पे 25 डिग्री के हैं और चंद्रमा वहां पे 14 डिग्री के हैं, मतलब कि चंद्रमा अस्त हो, क्योंकि 25 में से 14 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, मतलब चंद्रमा वहां पर अस्त है। एक उदाहरण के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं, चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रथम भाव में, और यहाँ पर सूर्य भी बैठे हुए हैं। सूर्य की डिग्री यहाँ पे 25 डिग्री हो गई है और चंद्रमा यहाँ पर 14 डिग्री के हैं। तो यदि आप 25 में से 14 माइनस करते हैं, 25 माइनस 14, तो आपके पास 11, मतलब कि चंद्रमा यहाँ पर अस्त है। अगर यही सूर्य 25 के होते हैं और चंद्रमा यहाँ पर 11 डिग्री के होते हैं, तो 25 में से जब आप 11 माइनस करेंगे, यहाँ पे 14 बचेगा, मतलब कि चंद्रमा अस्त नहीं है। वैसे मंगल से है, मंगल का भी है। जब भी सूर्य और मंगल के बीच में 17 अंश का गैप रहेगा तब कि मंगल अस्त नहीं है। यदि 17 से कम होगा तो मतलब कि मंगल अस्त है। वैसे बुध 13 डिग्री, गुरु 11 डिग्री, शुक्र 9 डिग्री और शनि 15 डिग्री। तो दोस्तों, जब भी आप किसी भी ग्रह को अस्त या उदय माने, तो इसी अवस्था में माने कि जब भी कोई ग्रह मतलब कि जो ग्रह यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं, गुरु, अगर सूर्य और गुरु के बीच में 11 अंश का डिफरेंस है, 11 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब कि गुरु अस्त नहीं है। अगर 11 डिग्री से कम है हमारे गुरु अस्त है। शनि और सूर्य में 15 डिग्री का अगर गैप है तो अस्त नहीं है। अगर 15 से कम आ जाता है तो मतलब शनि अस्त है। तो आशा करता हूं दोस्तों ग्रहों का उदय और अस्त आप समझ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों ग्रहों का वक्री होना। ग्रहों का हम सुनते हैं कि शनि वक्री हो गए हैं, गुरु वक्री हो गए हैं, बुध वक्री हो गए हैं। वक्री क्या है? वक्री का मतलब दोस्तों यह है, जब भी कोई व्यक्ति या जब भी कोई ग्रह अपनी वर्तमान स्थिति यानी वर्तमान रफ्तार को छोड़कर वह जब धीरे धीरे चलने लगता है, उसी को ग्रहों की वक्री अवस्था कहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति को छोड़कर अपनी गति को धीरे कर लेता है, उसी को ग्रहों की वक्री अवस्था कहते हैं। कोई ग्रह 140 की, कोई गाड़ी 140 की स्पीड से जा रही है, अगर वह 60 पे आ गई, 70 पे आ गई, तो उसे क्या कहेंगे? वक्री कहेंगे। तो उसने अपनी चाल को बदल लिया है। तो जब ग्रह अपनी चाल को बदलते हैं, अपनी चाल को स्लो करते हैं, धीरे करते हैं, इसको ग्रहों की वक्री अवस्था कहते हैं। बहुत साधारण भाषा में, जब भी कोई ग्रह अपनी वर्तमान गति को बदलता है तो वह वक्री अवस्था उस ग्रह के लिए होता है। तो दोस्तों, आप अभी इस समय ग्रहों की अवस्था समझें, इसके बाद आप ग्रहों का उदय और अस्त समझें, और इसके बाद अभी हमने आपको ग्रहों की वक्री अवस्था बताई कि ग्रहों की वक्री अवस्था क्या होती है।
दोस्तों अब थोड़ा सा हम आपसे भाव की बात कर लेते हैं कि भाव क्या होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि केंद्र भाव, त्रिकोण भाव, त्रिक भाव, ये सब आपने सुना होगा। तो हम इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं क्योंकि कुंडली विश्लेषण में इसका बहुत ज़्यादा ही प्रयोग होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह भाव के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह प्रथम भाव है, द्वितीय भाव है, तृतीय भाव है, चतुर्थ भाव है, पंचम भाव है, षष्ठ भाव है, सप्तम भाव है, अष्टम भाव है, नवम भाव है, दसम भाव है, एकादश भाव है और द्वादश भाव है। यह भावों के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि भाव हमेशा फिक्स होते हैं, राशियां परिवर्तन होती रहती है, राशियां बदलती रहती है, लेकिन भाव हमेशा फिक्स होते हैं। प्रथम भाव प्रथम ही रहेगा, राशियां वहां पर बदल जाएंगी। अब इन भावों के कुछ नाम है, उस नाम को मैं आपको पहले बता दूं। प्रथम भाव को केंद्र भाव कहते हैं और त्रिकोण भाव भी कहते हैं। प्रथम भाव को केंद्र भाव कहते हैं और त्रिकोण भी कहते हैं। प्रथम भाव को केंद्र भाव कहते हैं और त्रिकोण भाव कहते हैं। इसको केंद्र और त्रिकोण, इसको दोनों में गिनती की जाती है। 2 नंबर की 0 0। चौथे भाव को, चतुर्थ भाव को भी केंद्र भाव कहते हैं। पंचम भाव जो होता है वो त्रिकोण होता है। षष्ठ भाव होता है त्रिक। षष्ठ भाव जो होता है त्रिक भाव होता है। इसके बाद सप्तम भाव जो होता है वो भी केंद्र भाव होता है। अष्टम भाव भी त्रिक होता है। नवम भाव त्रिकोण होता है। सप्तम भाव केंद्र होता है। द्वादश भाव त्रिक होता है। तो दोस्तों इसका प्रयोग हमें कुंडली में बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सीखिए और इसको आप याद करिए और कंठस्थ करिए। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे केंद्र भाव की बात करूं, केंद्र 1 4 7 10, 1 4 7 10 क्या है, केंद्र भाव है। त्रिकोण की बात करूं, 1 5 और 9। एक जो प्रथम भाव है वह केंद्र में भी आता है और त्रिकोण में भी आता है। इसके बाद त्रिक भाव की बात करें, 6 8 12, 6 8 12 त्रिक भाव है। और ये जो न्यूट्रल है, 2 3 और 11 न्यूट्रल है। यह हमेशा फल आपको अपनी सेकंड राशि को, दूसरी राशि को देखकर वो देते हैं, इसलिए न्यूट्रल है। अब केंद्र, त्रिकोण और त्रिक भाव का आपको इसको ध्यान रखना, इसको याद करना बहुत ही जरूरी होती है कि कुंडली में जब किसी भी ग्रह दशा का या किसी भी स्थिति का हम विश्लेषण विवेचन करेंगे तो हमें यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण और त्रिक भाव का ज्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। तो केंद्र भाव सरल भाषा में 1 4 7 10, त्रिकोण भाव 1 5 9 और त्रिक भाव 6 8 12 और इसके बाद 2 3 और आपका 11 नंबर, यह सम भाव, न्यूट्रल भाव है। यह एक ना अच्छा है ना बुरा है, ये डिपेंड करता है उसके अंदर जो राशि आई है उस राशि के अनुसार वह निर्भर करता है। दोस्तों अभी हमने क्या समझा, केंद्र भाव और त्रिकोण भाव और त्रिक भाव। कभी कभी हमने सुना है दोस्तों कि मारक, मार्केश, मारक और मार्केश का नाम सुना हुआ है। तो हम बात करते हैं मारक और मार्केश की। मारक हमेशा दोस्तों दूसरा घर, दूसरा भाव और 7वां भाव, दूसरा भाव और 7वां भाव हमेशा मारक कहलाता है। दूसरा भाव और 7वां भाव, द्वितीय भाव और सप्तम भाव हमेशा मारक कहलाता है। मार्केश किसे कहते हैं दोस्तों, उसकी बात करते हैं। मार्केश दूसरे और सप्तम भाव के मालिक को, दूसरे और सप्तम भाव के मालिक को मार्केश कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूंगा।
क्योंकि मार्क और मार्केश का आपको ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, यह हमेशा प्रयोग में आने वाला चीज़ है। यहाँ पे 4 नंबर 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। ऐसे मारक कौन हुए? मारक 5, दूसरे भाव में 5 नंबर, 5 नंबर माने सिंह राशि। इसके बाद सप्तम भाव, सप्तम भाव में कौन है? 10 नंबर यानी मकर। सिंह राशि के स्वामी कौन कौन हुए? सूर्य। मकर राशि के स्वामी कौन हुए? शनि। इस कुंडली में मारक द्वितीय भाव और सप्तम भाव, मार्केश, सूर्य और शनि। इस कुंडली में जहां भी ये बैठेंगे, जहां भी इनको स्थान मिलेगा, सूर्य और शनि इस कुंडली में मार्केश रहेंगे। तो आशा करता हूं मारक और मार्केश को आप भली भांति समझ गए होंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, द्वितीय भाव, जन्म कुंडली का द्वितीय भाव और सप्तम भाव मारक होता है। द्वितीय भाव और सप्तम भाव के जो मालिक हैं, राशि स्वामी हैं, वो मार्केश कहलाते हैं, मारक और मार्केश का। दोस्तों इसके बाद एक शब्द आता है भावात भावम। इस शब्द आता है भावात भावम, उसको भी आप इसी में समझ लीजिए कि भावात और भावम होता क्या है। भावात भावम, भावात भावम क्या होता है दोस्तों? जैसे किसी ने आपसे कहा, कोई भी व्यक्ति आपके पास आया जन्म कुंडली विश्लेषण करने के लिए, कि उसने कहा कि पंडित जी हमारी कुंडली को देखिए और आप बताइए हमें घर का योग है क्या। घर का योग हमने कहाँ से बताया था, कहाँ से देखते हैं? वाहन का योग है क्या, हमने कहाँ से बताया था? चतुर्थ भाव से हमेशा भूमि भवन और वाहन का हम देखते हैं। चतुर्थ भाव से हमेशा हम भूमि भवन वाहन का देखते हैं। हम चतुर्थ भाव में आए, देखिए कौन सी राशि है? तुला राशि। भावात भावम मतलब कि घर का विचार, फिर यहाँ से भाव क्या होगा, यहीं से जिस भाव को हम देखें उस भाव से उतनी ही राशि आगे और देखेंगे कि घर का योग है क्या, उसको थोड़ा कंफर्म करने के लिए। जैसे सप्तम भाव हमने देखा, सप्तम में यहाँ पे तुला राशि है। अब घर का विचार हमें करना था, हमें और राशि देखना था 1 2 3 4, मतलब हम सप्तम भाव को भी देखेंगे घर के लिए। इसे बोलते हैं भावात और भावम। अगर आप जैसे कि दूसरे भाव में आप आके देख रहे हैं कि धन संचय कर पाऊंगा क्या या नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ से 1 2 मतलब कि आपको इस भाव को भी देखना पड़ेगा। इसे बोलते हैं भावात और भावम। जिस भाव का विचार किया जाए, जिस सवाल का प्रश्न आपके पास आया हो, रोजगार से आया हो, व्यवसाय से आया हो, भाग्य से आया हो, या पद प्रतिष्ठा शादी को लेकर आया हो, तो हमेशा उसके जो भाव आप देख रहे हैं उस भाव से उतना और आगे, यानी सप्तम भाव अगर कोई आपसे देखने के लिए बोल रहा है कि सप्तम देखिए, तो सप्तम से सप्तम 1 2 3 4 5 6 7 मतलब सप्तम से सप्तम, इसे बोलते हैं भावात और भावम। तो दोस्तों अभी मैंने आपको जो बताया, ग्रहों का केंद्र, राशियों में केंद्र भाव बताया, कोई 4 केंद्र होते हैं, 3 त्रिकोण होते हैं, 3 त्रिभाव होते हैं, 3 न्यूट्रल होते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया भावात और भावों के बारे में बताया, इसमें मारक और मार्केश के बारे में बताया मैंने आपको। यह सब आगे प्रयोग होगा, आप कहीं भी संशय अपने मन में मत पालिए, यह संशय का समाधान आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वह आपको मिलता जाएगा। अगर आपको अभी कठिनाई आ रही है, कुछ चीजें कभी कठिनाई होती हैं, शुरू में जब हम स्कूल में बच्चे थे, पढ़ने जाते थे, तो हमें ABCD आई बहुत डिफिकल्ट लगता था, बहुत कठिन लगता था, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे ऐसा हमें बहुत सरल लगने लगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, थोड़ा मन लगाएंगे पढ़ने में, तो डेफिनेटली यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग एक अच्छे ज्योतिष बनेंगे और अच्छे ज्योतिष के ज्ञाता आप बनेंगे। ज्ञान हमेशा उस पर प्रयास करने से ही आता है। ज्ञान जब आप उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो अपने आप आपको कुछ न कुछ ऐड करता जाएगा, कुछ कुछ जोड़ता जाएगा, आपके विचारों में, आपके भावों में, हर जगह यह कुछ न कुछ जोड़ता जाएगा। तो ज्ञान कभी भी हमें नुकसान नहीं देता है, हालांकि उसको हमें प्रयास करना चाहिए। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक तो सर कुछ भी आपको मिलना मुमकिन नहीं है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो बहुत ही सरलता से, जो भी मेरे पास सरलता के शब्द थे, समझाने के तरीके थे, उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ।
और मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं, पूर्णतः आश्वस्त हूं कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। भावार्थ भावों मैं एक बार दोबारा कंफर्म कर दूं, जिस भाव को आप देख रहे हो उस भाव से उतने ही आगे हो। मैंने उदाहरण दिया आपको कि प्रथम भाव में अगर यहाँ पे संशय भी पैदा, कोई प्रथम भाव से व्यक्तित्व के बारे में पूछता है, प्रथम भाव से प्रथम देखिए पहला है उसी को देखेंगे आपको। द्वितीय भाव देख रहा है दूसरे से दूसरा देखेंगे, 1 2 देखेंगे। तृतीय भाव पूछ रहा है तो 1 2 3 यहाँ देखेंगे। चतुर्थ बारे में पूछ रहा है तो 1 2 3 4 यहाँ पे देखेंगे। इसे भावार्थ और भावम कहते हैं। जिस भाव को आप देख रहे हो उस भाव से उतना और आगे को भावार्थ और भावम कहते हैं। तो दोस्तों